नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता के लिए एक चुनौती है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। हमारा विषय है बलूचिस्तान संघर्ष। देखिए, ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरे स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस मुद्दे को सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के नजरिए से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स के बड़े फ्रेमवर्क में रखकर समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक एक सुनियोजित हमले में जो करीब 40 घंटे तक चला, 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई। अब ये आंकड़ा कितना सही है, ये अपने आप में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक विषय है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यह दावा ही इस संघर्ष की तीव्रता को दिखाने के लिए काफी है और हमें मजबूर करता है कि हम बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत को गहराई से समझें। इस पूरे जटिल विषय को समझने के लिए हम इसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शिकायतों का इतिहास देखेंगे, फिर बीएलए के हालिया हमलों और उनकी नई रणनीति को समझेंगे। इसके बाद पाकिस्तान और भारत का क्या स्टैंड है, सीपैक का इसमें क्या रोल है, और अंत में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें हम समराइज करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बलूचिस्तान की शिकायतों का इतिहास। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मौजूदा संघर्ष को अगर समझना है तो उसकी ऐतिहासिक जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले कुछ बुनियादी तथ्यों पर नजर डालते हैं। बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, करीब 44% हिस्सा, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा, सिर्फ 5 से 6%। इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से लगती हैं, जो इसे स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। ग्वादर पोर्ट भी यहीं है। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बावजूद ये प्रांत राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, मतलब नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग में इनकी आवाज कम है और आर्थिक रूप से भी काफी पिछड़ा हुआ है। ये जो संघर्ष है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1948 में जब कलात रियासत का विवादास्पद विलय हुआ, तब पहला विद्रोह हुआ। फिर 1958-59 में और 1970 के दशक में बड़े सशस्त्र संघर्ष हुए, और 2000 के बाद से हम इस इंसर्जेंसी का एक आधुनिक और कहीं ज्यादा तीव्र दौर देख रहे हैं। तो ये एक साइक्लिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो दशकों से चला आ रहा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत अमीर है। यहाँ सुई गैस फील्ड से नेचुरल गैस निकलती है, रेको डिग जैसी खदानों में तांबा और सोना है, और ग्वादर जैसा डीप वाटर पोर्ट है। लेकिन बलूच लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत है वो यही है कि इन संसाधनों का फायदा केंद्र सरकार को, खासकर पंजाब प्रांत को मिलता है, जबकि स्थानीय बलूच आबादी को न तो विकास मिलता है, न ही रोजगार। यहीं से आप कह सकते हैं इंसर्जेंसी का एक साइकोलॉजिकल बेस डेवलप होता है। अब हम अपने दूसरे खंड पर आते हैं, जिसमें हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसके हालिया हमलों का विश्लेषण करेंगे। तो बीएलए है क्या? ये एक प्रमुख सशस्त्र अलगाववादी समूह है जिसे पाकिस्तान एक आतंकी संगठन मानता है। इसके मुख्य उद्देश्य 3 हैं। पहला, बलूचिस्तान के लिए आज़ादी हासिल करना। दूसरा, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण पाना। और तीसरा, उस क्षेत्र में पाकिस्तानी राज्य और सेना की मौजूदगी को कमजोर करना। यह स्टेट वर्सेस इंसर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बीएलए ने अपने हाल के हमलों को एक कोड नेम दिया, ऑपरेशन हेयर ऑफ फज। चलिए इसकी एनाटमी को समझते हैं। पहली बात, ये एक कोऑर्डिनेटेड हमला था, मतलब बहुत कम समय में नोशकी, तुर्बत और ग्वादर जैसी कई जगहों पर एक साथ हमले हुए। दूसरा, ये एक प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट थी जो करीब 40 घंटे चली। तीसरा, इसमें आईईडीज, वीबीआईडीज यानी गाड़ियों में लगे बॉम्ब और डायरेक्ट असॉल्ट जैसे कई तरीके अपनाए गए। और चौथा, इसके निशाने पर मिलिट्री कन्वॉयज, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज और सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स जैसे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे। अब हम बीएनएलए की रणनीति में आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव और इंफॉर्मेशन वॉर की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। इन हमलों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, फिदाइन। परीक्षा के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फिदाइन उस मिलिटेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो किसी हमले में खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इसे अक्सर सुसाइड अटैकर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस बार जो एक सबसे अलग और चौंकाने वाली बात सामने आई, वो थी महिला फिदाइन का इस्तेमाल। अब सवाल ये उठता है कि महिला हमलावरों का इस्तेमाल करने की ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्यों की गई।
अगर हम इसे इंसर्जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। महिला हमलावर अक्सर सिक्योरिटी चेक्स को ज़्यादा आसानी से बाईपास कर सकती हैं। इससे समाज में एक बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक और डर पैदा होता है। ऐसे हमलों से ग्लोबल मीडिया का ध्यान भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और ये दिखाता है कि संगठन अपने कॉज के प्रति कितना कमिटेड है। ये सब दिखाता है कि इंसर्जेंसी अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व कर रही है। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पर। हताहतों की संख्या को लेकर दोनों पक्षों के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। बीएलए का दावा है 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, वहीं पाकिस्तानी सरकार कहती है कि सिर्फ 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए और उन्होंने 90 से 145 मिलिटेंट्स को मार गिराया। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये इन्फॉर्मेशन वॉर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को कंट्रोल करके एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी और भारत का इस पर क्या रुख रहा, चलिए अब इसे समझते हैं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप देखिए 2 लेवल्स पर था। जमीन पर उन्होंने तुरंत बड़े पैमाने पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस शुरू कर दिए और डिप्लोमैटिक फ्रंट पर अपनी आंतरिक सुरक्षा की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए एक पुराना और आजमाया हुआ नैरेटिव चलाया, विदेशी प्रायोजित आतंकवाद, जिसमें सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाए गए। भारत ने इन आरोपों का बहुत सख्ती से खंडन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने ऑफिशियल बयान में इन आरोपों को बेसलेस एंड फ्रिवोलस कहा, यानी निराधार और तुच्छ। डिप्लोमेसी में फ्रिवोलस जैसे शब्दों का बहुत गहरा मतलब होता है। इसका मतलब है कि ये आरोप इतना महत्वहीन है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना किसी सबूत या गंभीर इरादे के लगाया गया है। यह दर्शाता है कि भारत इन आरोपों को कोई तवज्जो नहीं देता। चलिए अब इस संघर्ष के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस पर नजर डालते हैं, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के संदर्भ में। बलूचिस्तान में अस्थिरता का सीपेक पर एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। जब चीनी इंजीनियर और उनकी संपत्तियां बीएलए का निशाना बनती हैं, तो सबसे पहले सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ती है। पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर कंसर्न बढ़ता है। चीन आगे निवेश करने में हिचकिचाता है। और आखिर में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धीमा पड़ जाता है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम खंड में हैं, जहां हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरे मुद्दे के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो इस पूरी चर्चा से एग्जाम के लिए क्या की टेकअवेज हैं? पहला, ये एक बहुस्तरीय संघर्ष है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एथनिक तीनों डायमेंशंस हैं। दूसरा, इसकी जड़ में हाशिए पर रखे जाने और संसाधनों के शोषण की ऐतिहासिक शिकायतें हैं। तीसरा, विद्रोही अपनी रणनीति बदल रहे हैं और सुसाइड अटैक्स जैसे ज़्यादा घातक तरीके अपना रहे हैं। चौथा, इस संघर्ष का सीधा असर सीपेक, चीन और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। और पांचवा, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर सतर्क रहें, आधिकारिक आंकड़ों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और दोनों तरफ के नैरेटिव को समझें। और अंत में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं, जिस पर सोचिएगा। बलूचिस्तान में ये जो लगातार अस्थिरता बनी हुई है, ये इस क्षेत्र में भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स और सिक्योरिटी कैलकुलस को कैसे प्रभावित करती है? इस प्रश्न पर मंथन जरूर कीजिएगा, यह आपके एनालिटिकल स्किल्स को और बेहतर बनाएगा। धन्यवाद।